धवलपुर नाम के एक पुराने गांव में श्यामलाल नाम का एक गरीब मोची रहता था। उसकी दो बेटियां थी, रूपाली और नंदिनी। दोनों का स्वभाव और रूप बिल्कुल अलग था। मेरी बेटियां ही मेरी दुनिया है। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो और एक दूसरे का सहारा बनो, चाहे हालात कैसे भी हों। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं घर का ध्यान रखूंगी और आपको कभी निराश नहीं होने दूंगी। मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ पिताजी, लेकिन कभी कभी लगता है कि मेरी कोशिशों की किसी को परवाह ही नहीं है। ऐसा मत सोचो बेटी, हर किसी की अपनी खासियत होती है। एक दिन लोग तुम्हारी अच्छाई जरूर पहचानेंगे। नंदिनी, तुम इतनी चिंता क्यों करती हो? सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस तुम खुद पर भरोसा रखो। शायद आप सही कह रही हैं दीदी, लेकिन मन को समझाना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। रूपाली बहुत सुंदर थी, इसलिए गांव के लोग उसकी तारीफ करते थकते नहीं थे। वहीं नंदिनी को लोग अक्सर नजरअंदाज कर देती थी, जिससे उसका दिल धीरे धीरे दुखी रहने लगा। अरे श्यामलाल, तुम्हारी बेटी तो सच में बहुत सुंदर है। उसकी तो कहीं भी अच्छी शादी हो जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद काका, आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, लेकिन छोटी बेटी वह तो बस साधारण है, उसका क्या होगा ये सोचकर ही चिंता होती है। लोगों की बातें सुनकर लगता है जैसे मैं किसी काम की नहीं हूँ, जैसे मेरी कोई पहचान ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है नंदिनी, लोग तो बस बाहरी रूप देखते हैं, तुम्हें उनकी बातों का इतना असर नहीं लेना चाहिए। सही कहा रूपाली ने, इंसान की असली पहचान उसके कर्मों से होती है, ना कि उसके रूप से। मैं कोशिश करूंगी पिताजी, लेकिन बार बार जब यही बातें सुनती हूँ तो दिल टूट सा जाता है। घर में रूपाली को ज्यादा प्यार मिलता था और नंदिनी को अक्सर ताने सुननी पड़ती थी। ये फर्क उसके मन में गहरी चोट पहुंचा रहा था। रूपाली, तुम कितनी सुंदर लग रही हो, सच में तुम्हें देखकर तो हर कोई खुश हो जाता है। माँ, आपकी बातें सुनकर मुझे हमेशा अच्छा लगता है। मैं कोशिश करती हूँ कि हमेशा अच्छी दिखूं। और नंदिनी, तुम भी थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दिया करो। ऐसे ही साधारण रहोगी तो कोई तुम्हें पसंद नहीं करेगा। मैं कोशिश करती हूँ माँ, लेकिन शायद मैं कभी भी रूपाली जैसी नहीं बन पाऊंगी। बस कोशिश से कुछ नहीं होता, थोड़ा बदलना भी चढ़ता है बेटा। दुनिया इतनी आसान नहीं है। इतना मत डांटो उसे, वो पहले ही बहुत कुछ सह रही है। उसे समझने की कोशिश करो। शायद मुझ में ही कुछ कमी है, तभी सब मुझे ऐसे देखते हैं। नंदिनी अक्सर आईने में खुद को देखती और अपने रंग को अपनी सबसे बड़ी कमी मानती। फिर भी वह अपने काम ईमानदारी से करती रही और उम्मीद नहीं छोड़ी। क्या सच में मेरा रंग ही मेरी सबसे बड़ी गलती है? क्या मैं कभी किसी के लिए अच्छी नहीं बन पाऊंगी? मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, लोग हमेशा मेरी तुलना रूपाली से ही करेंगे और मुझे कम ही समझेंगे। नंदिनी, तुम खुद को इतना कमजोर मत समझो। तुम दिल से बहुत अच्छी हो और ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन दीदी, आज की दुनिया में दिल से ज्यादा रूप को महत्व दिया जाता है। यही बात मुझे सबसे ज्यादा दुख देती है। बेटी, सच्ची सुंदरता इंसान के दिल में होती है। जो लोग इसे नहीं समझते वो खुद ही गलत हैं। आपकी बातें मुझे थोड़ी ताकत देती हैं पिताजी। मैं कोशिश करूंगी कि खुद पर विश्वास बनाए रखूं। शायद एक दिन ऐसा भी आएगा जब लोग मेरे रूप से नहीं बल्कि मेरे दिल से पहचानेंगे मुझे। एक दिन दोपहर को जब घर में सब अपने काम में लगे थे, नंदिनी चुपचाप जंगल की ओर निकल गई। उसका मन बहुत भारी था और वह किसी से बात नहीं करना चाहती थी। नंदिनी कहाँ चली गई है? अभी कुछ देर पहले तो यही थी। उसका चेहरा भी आज बहुत उदास लग रहा था। उसे जाने दे, कभी कभी इंसान को अकेले रहने की जरूरत होती है। शायद वे खुद ही अपने मन को समझाने की कोशिश कर रही होगी।
मुझे चिंता हो रही है। वो अक्सर अपने दुख को छुपा लेती है, लेकिन अंदर से बहुत टूट चुकी है। शायद हमें उसे समझाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वह कभी अपनी तकलीफ खुलकर बताती ही नहीं है। जंगल के किनारे बैठकर नंदिनी रोने लगी। तभी झाड़ियों से हलचल हुई और एक काला हिरन बाहर आया। उसका एक पैर घायल था और वह दर्द से कांप रहा था। ये क्या है? कोई जानवर है? कहीं ये मुझ पर हमला ना कर दे। मुझे थोड़ा सावधान रहना होगा, लेकिन ये तो बहुत घायल लग रहा है। शायद इसे मेरी मदद की जरूरत है। धीरे धीरे सांस लेते हुए वह नंदिनी की ओर देखता है, जैसे ही वह कुछ कहना चाहता हो, लेकिन बोल नहीं पा रहा हो। डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, ताकि तुम्हारा दर्द कम से हो सके। नंदिनी उसे अपने घर ले आई और चुपके से उसका इलाज करने लगी। उसका नाम अंधकार रखा। धीरे धीरे हिरन ठीक होने लगा और उसके व्यवहार में समझदारी झलकने लगी। अब तुम सुरक्षित हो। मैं तुम्हारा अच्छे से इलाज करूंगी और तुम्हें फिर से स्वस्थ बना दूंगी। तुम्हें अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इसका नाम अंधकार रखती हूँ, क्योंकि ये अंधेरे से आया है, लेकिन अब इसकी जिंदगी में रोशनी आएगी। जब रूपाली को नंदिनी के घायल हिरन के बारे में पता चला, तो उसने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। घर में भी इस बात पर हंसी होने लगी, लेकिन नंदिनी चुपचाप सब सहती रही। वाह नंदिनी, अब तुम्हारे दोस्त भी जानवर हो गए हैं। लगता है इंसानों ने तुम्हें पहले ही नजरअंदाज कर दिया था। अब तुम जंगल वालों के साथ ही रह रही हो। सच में ये भी कोई बात हुई? घर में एक जंगली जानवर ले आई हो। लोग क्या कहेंगे अगर उन्हें पता चल गया तो? इतना भी मत हंसो तुम लोग। उसने एक घायल जीव की मदद की है, इसमें गलत क्या है? ये तो अच्छी बात है। अच्छी बात? पिताजी, ये कोई समझदारी नहीं है। कौन अपने घर में जंगली जानवर रखता है? ये तो बस अजीब हरकत है। अगर किसी को दर्द में देखकर उसकी मदद करना अजीब है, तो मुझे ये अजीब होना ही पसंद है। तुम हर बात में अलग ही सोचती हो। कभी तो दूसरों की तरह सामान्य बनने की कोशिश करो। छोड़ो माँ, इसे समझाना बेकार है। इसे तो अब यही हिरन ही सबसे ज्यादा समझता होगा। लेकिन नंदिनी के लिए ये हिरन अब एक सच्चा साथी बन चुका था। वे उससे बातें करती, उसका ख्याल रखती और उसके साथ समय बिताकर अपना दुख भूल जाती। अंधकार, आज तुम पहले से काफी ठीक लग रहे हो। मुझे बहुत खुशी है कि तुम धीरे धीरे स्वस्थ हो रहे हो। बेटी, तुम्हारे चेहरे पर आज मुस्कान देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तुम पहले से ज्यादा खुश नजर आ रही हो। हाँ पिताजी, अंधकार के साथ समय बिताने से मुझे सुकून मिलता है। ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे सच में समझता है। तुम सच में उस जानवर से बातें करती हो? ये तो और अजीब बात है। तुम दिन ब दिन और अलग होती जा रही हो। अगर कोई मुझे समझता है ना, और मेरा साथ सच्चा है, तो वह चाहे इंसान हो या जानवर, मेरे लिए वही सबसे खास है। धीरे धीरे नंदिनी के जीवन में खुशियां लौटने लगी। उसके चेहरे पर मुस्कान दिखने लगी थी, लेकिन ये खुशी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई। अंधकार, तुम मेरे जीवन में आए तो जैसे सब कुछ बदलने लगा। अब मुझे इतना अकेला महसूस नहीं होता। वह हल्के से सिर हिलाता है और नंदिनी के पास खड़ा रहता है, जैसे उसे भरोसा दिला रहा हो कि वह हमेशा साथ रहेगा। मैंने बहुत समय बाद तुम्हें इतना खुश देखा है बेटी। तुम्हारी ये मुस्कान मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। हाँ, अगर ये हिरन इसे खुश रखता है तो ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कि ये घर के लिए परेशानी ना बन जाए। देख लेना, ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगी। जिंदगी इतनी आसान नहीं होती जितनी ये समझ रही है। मुझे अब किसी की बातों से फर्क नहीं पड़ता। मैं बस वही करूंगी जिससे मुझे सुकून मिले। एक दिन पूरे गांव में घोषणा हुई कि राजकुमार आर्यन अपने लिए दुल्हन ढूंढ रहा है। पूरे राज्य की सुंदर लड़कियों को महल में बुलाया गया। सुनो सुनो सुनो, राजकुमार आर्यन अपने लिए दुल्हन की तलाश कर रहे हैं। पूरे राज्य की सुंदर कन्याओं को महल में आमंत्रित किया जाता है।
ये बहुत बड़ी खबर है। मैं ये मौका नहीं त्याग सकती। ये मौका तो मेरे लिए ही बना है। मैं जरूर जाऊंगी और सबको दिखा दूंगी कि मैं कितनी सुंदर हूँ। हाँ रूपाली, तुम जरूर जाओगी। तुम्हारी सुंदरता देखकर जरूर तुम्हें पसंद कर लेंगे राजकुमार। बेटी, ये अच्छा अवसर है, लेकिन याद रखना कि इंसान की पहचान सिर्फ उसके रूप से नहीं होती। पिताजी, इस दुनिया में रूप ही सबसे पहले देखा जाता है और इस मामले में मैं सबसे आगे हूँ। और नंदिनी, तुम वहाँ मत जाना। वहाँ तो सिर्फ सुंदर लड़कियों को बुलाया गया है। सही कहा माँ। ये वहाँ जाकर क्या करेगी? लोग इसे देखकर फिर से हंसेंगे ही। शायद आप लोग सही कह रहे हैं। मेरे लिए वहाँ कोई जगह नहीं है। परिवार और गांव वालों की बात ने नंदिनी का दिल तोड़ दिया। उस रात उसने चुपचाप घर छोड़ने का फैसला किया और बिना किसी को बताए जंगल की ओर निकल गई। शायद सच में इस दुनिया में मेरी कोई जगह नहीं है। जहाँ भी जाती हूँ लोग मुझे सिर्फ मेरे रूप से ही आंकते हैं। वही अंधकार उसके सामने आकर खड़ा हो गया। अब अचानक अंधकार के शरीर से हल्की रोशनी निकलने लगी। नंदिनी घबरा गई। ये क्या हो रहा है? तुम्हारे शरीर से ये रोशनी क्यों निकल रही है? ये तो बिल्कुल सामान्य नहीं है। वह एक कदम आगे बढ़ता है और नंदिनी के करीब आकर खड़ा हो जाता है। अगर ये कोई सपना है तो मैं चाहती हूँ कि ये जल्दी खत्म हो जाए, क्योंकि मैं अब और डर सहन नहीं कर सकती। तभी अचानक अंधकार ने इंसानी आवाज में बात की। ये सुनकर नंदिनी शांत खड़ी रह गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके सामने ऐसा चमत्कार होगा। डरो मत नंदिनी, तुम अकेली नहीं हो। मैं हमेशा से तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी हर भावना को समझता हूँ। तुम बोल सकते हो? ये कैसे संभव है? क्या मैं सपना देख रही हूँ या सच में हो रहा है ये सब? ये कोई सपना नहीं है। जो कुछ तुम देख रही हो वो सब सच है। तुम्हें अब सच्चाई जानने का समय आ गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। तुम आखिर हो कौन और मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैं कोई साधारण जीव नहीं हूँ। तुम्हारी किस्मत अब बदलने वाली है और मैं तुम्हें तुम्हारी असली पहचान बताने आया हूँ। मेरी असली पहचान? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मेरे जीवन में सच में कुछ बदलने वाला है? नंदिनी अब भी हैरान थी, लेकिन हिरन की आंखों में सच्चाई साफ देख रही थी। अब वह समझने लगी थी कि उसके सामने कोई साधारण जीव नहीं, बल्कि एक बड़ा रहस्य खड़ा है। मेरा असली नाम विरज है। मैं एक राजकुमार हूँ, लेकिन एक दुष्ट तांत्रिक के श्राप के कारण इस रूप में जीने को मजबूर हूँ। राजकुमार और श्राप, ये सब सुनकर मुझे विश्वास करना मुश्किल लग रहा है, लेकिन तुम्हारी बातों में सच्चाई महसूस हो रही है। वो तांत्रिक बहुत शक्तिशाली और लालची था। उसने मेरी शक्ति पाने के लिए मुझे इस रूप में कैद कर दिया। ये बहुत अन्याय है। किसी के साथ ऐसा कैसे किया जा सकता है, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए? मैं कई सालों से श्राप में जी रहा हूँ और किसी ऐसे इंसान का इंतजार कर रहा था जो दिल से सच्चा और दयालु हो। तो क्या मेरी वजह से तुम्हें उम्मीद मिली है? क्या मैं सच में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? वीरज ने नंदिनी की ओर देखा। उसकी आंखों में अब उम्मीद की चमक थी। हाँ नंदिनी, तुम्हारी सच्चाई और दया ने मेरे अंदर उम्मीद जगा दी है। तुम वही इंसान हो जिसका मैं सालों से इंतजार कर रहा था। अगर मैं सच में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ तो मैं जरूर करूँगी। अब मुझे अपने जीवन का एक उद्देश्य महसूस हो रहा है। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं होगा। हमें उस तांत्रिक का सामना करना होगा जिसने ये श्राप दिया है। मुझे डर जरूर लग रहा है, लेकिन अगर ये सही है तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। मैं तुम्हारा साथ दूंगी। तुम्हारा ये साहस ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यही हमें इस अंधेरे से बाहर निकाल सकता है। पहली बार मुझे लग रहा है मैं तुम्हारा साथ दूंगी विराज, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। धन्यवाद नंदिनी, तुम्हारा ये फैसला मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अब हमें जल्द ही उस तांत्रिक के पास जाना होगा। मुझे अभी भी थोड़ा डर लग रहा है, लेकिन अब मैं डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगी। डर होना गलत नहीं है, लेकिन उसे पार करना ही असली साहस होता है और तुम ये कर सकती हो। अब मुझे खुद पर विश्वास है। मैं इस बार अपनी किस्मत खुद बदलना चाहती हूँ।
वीरज नंदिनी को लेकर जंगल की ओर गहरे हिस्से में गया। वहाँ एक अंधेरी गुफा थी जहाँ वही तांत्रिक रहता था जिसने उसे श्राप दिया था। ये जगह बहुत डरावनी लग रही है, चारों तरफ अंधेरा है और अजीब सी आवाजें आ रही हैं। यही वो जगह है जहाँ उस तांत्रिक का वास है। हमें बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा। अगर वह इतना शक्तिशाली है तो क्या हम सच में उसे हरा पाएंगे? अगर हमारा इरादा सच्चा है तो कोई भी शक्ति हमें नहीं रोक सकती। बस हमें हिम्मत नहीं हारनी है। ठीक है, मैं तैयार हूँ। अब चाहे जो भी हो, हम इसका सामना साथ मिलकर करेंगे। ये तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है नंदिनी। अब समय आ गया है कि श्राप का अंत किया जाए। जैसे ही नंदिनी और वीरज गुफा के अंदर पहुंची, अचानक गुफा का दरवाजा बंद हो गया। अजीब डरावनी आवाजें गूंजने लगी। ये क्या हो रहा है? अभी तो रास्ता खुला था, लेकिन अचानक ये दरवाजा कहाँ से आ गया? मुझे बहुत अजीब सा डर महसूस हो रहा है। सावधान रहो नंदिनी, ये उसी तांत्रिक का जाल है। वो हमें यहाँ फंसाकर अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता है। हमें हिम्मत नहीं हारनी होगी। मैं डर जरूर रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। तभी अचानक एक युवक वहाँ दिखाई देता है। तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं इस गुफा में कुछ खोजने आया था, लेकिन लगता है मैं खुद ही जाल में फंस गया हूँ। हम भी इसी जाल में फंस गए हैं। हमें समझ नहीं आ रहा कि यहाँ से बाहर कैसे निकले। ये जगह सुरक्षित नहीं है। हमें मिलकर कोई रास्ता निकालना होगा, वरना हम यहाँ हमेशा के लिए फंस सकते हैं। ठीक है, अब हम तीनों साथ हैं। अगर हम एकजुट होकर कोशिश करेंगे तो शायद कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। अचानक गुफा में तेज अंधेरा छा गया और एक भयानक हंसी गूंज उठी। उसी के साथ तांत्रिक वहाँ प्रकट हुआ और उन्हें अपने जाल में फंसा हुआ देखकर खुश होने लगा। आखिर तुम लोग मेरे जाल में फंस ही गए। अब कोई भी यहाँ से जिंदा बाहर नहीं जा सकता। तुम कौन हो और हमें यहाँ क्यों कैद किया है? हमें जाने दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं वही हूँ जिसने इस राजकुमार को श्राप दिया था। अब मैं इसकी शक्ति को हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहता हूँ। तुम्हारा ये लालच ही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। एक दिन यही तुम्हें खत्म कर देगा। चुप रहो, अब तुम्हारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारी शक्ति अब मेरी होगी। तुम जैसे लोग सिर्फ डर फैलाना जानते हैं, लेकिन याद रखो, सच्चाई और साहस हमेशा जीतते हैं। तुम सब बस कमजोर इंसान हो। मेरी शक्ति के सामने तुम कुछ भी नहीं हो। तांत्रिक के डरावने शब्दों के बावजूद नंदिनी ने हिम्मत नहीं हारी। डरो मत वीरज, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी और इस अंधेरे का सामना करेंगे। तुम्हारा ये विश्वास ही मेरी ताकत है। अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। अब मुझे समझ आ गया है कि असली ताकत दिल में होती है और मैं इस बार अपने डर को जीतने वाली हूँ। तभी अचानक तेज रोशनी फैलती है। ये क्या हो रहा है? मेरी शक्ति कमजोर कैसे पड़ रही है? ये असंभव है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये तुम्हारी बुराई का अंत है। सच्चाई और प्रेम की शक्ति तुम्हारे काले जादू से कहीं ज्यादा मजबूत है। अब समय आ गया है कि ये श्राप हमेशा के लिए खत्म हो जाए। उसी समय आर्यन ने गुफा में रखे हुए रहस्यमय दिए को देखा। मुझे लगता है कि इस जादू का स्रोत यही दिया है। अगर इसे तोड़ दिया जाए तो शायद ये जाल भी खत्म हो सकता है। सावधान रहना, ये बहुत खतरनाक हो सकता है, लेकिन अब हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। कभी कभी खतरा उठाना ही पड़ता है। अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो कभी भी इस जाल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तुम सही कह रहे हो। अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर इस बुराई का अंत करें। अब देखना, ये जादू ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। आर्यन दिए को तोड़ देता है। नहीं, ये क्या कर दिया तुमने? मेरा जादू खत्म हो रहा है। मेरी शक्ति नष्ट हो रही है। तांत्रिक चिल्लाता हुआ समाप्त हो गया और उसी पल विराज का श्राप भी टूट गया।
ये क्या हो रहा है? ये रोशनी इतनी तेज क्यों है और सब कुछ अचानक बदल क्यों रहा है? नंदिनी, श्राप टूट चुका है। मैं अब अपने असली रूप में वापस आ गया हूँ। तुम्हारी वजह से मुझे मेरा जीवन वापस मिला है। तुम सच में राजकुमार हो? ये सब देखकर मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये सच है। और अब समय आ गया है कि मैं भी अपनी पहचान बताऊं। मैं ही इस राज्य का राजकुमार आर्यन हूँ, जो अपनी दुल्हन की तलाश में था। तो इसका मतलब तुम वही राजकुमार हो जिसके लिए पूरे राज्य में घोषणा हुई थी? ये सब मेरे साथ कैसे हो रहा है? नंदिनी, तुम्हारी सच्चाई और दया ने ये सब संभव किया है। तुमने मुझे नया जीवन दिया है। आज मैंने देखा कि सच्ची सुंदरता रूप में नहीं बल्कि दिल में होती है, और तुम इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण हो। मुझे अब समझ आ गया है कि मैं जैसी हूँ वैसे ही खास हूँ। अब मुझे खुद पर कोई शक नहीं है। गुफा की घटना के बाद वीरज अपने राज्य लौट गया, लेकिन आर्यन के मन में नंदिनी के लिए सम्मान और लगाव दोनों पैदा हो चुके थे। वह उसे अपने साथ महल ले जाने लगा। नंदिनी, तुमने जिस साहस और सच्चाई का परिचय दिया है वो किसी भी राजकुमारी से कम नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ महल चलो। महल? ये सब मेरे लिए बहुत नया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या मैं सच में इस सब के लायक हूँ। तुम इससे भी ज्यादा की हकदार हो। तुम्हारी सादगी और दया ही तुम्हारी असली ताकत है, और यही तुम्हें सबसे अलग बनाती है। अगर आप मुझ पर इतना भरोसा करते हैं तो मैं भी खुद पर भरोसा करने की कोशिश करूंगी और आपके साथ चलूंगी। महल पहुंचकर नंदिनी को पहली बार एहसास हुआ कि लोग उसे अब सम्मान से देख रहे हैं। उसके व्यवहार और सादगी ने सभी का दिल जीत लिया था। नंदिनी, तुम्हारे बारे में हमने बहुत कुछ सुना है। तुम्हारी हिम्मत और सच्चाई ने हमें बहुत प्रभावित किया है। महारानी, मैंने सिर्फ वही किया जो मुझे सही लगा। मैंने कभी किसी पहचान या सम्मान के बारे में नहीं सोचा था। ऐसी सादगी और ईमानदारी बहुत कम देखने को मिलती है। सच में ये लड़की बहुत खास है। यही वजह है कि मैं नंदिनी को यहाँ लाया हूँ। ये दूसरों से अलग है क्योंकि इसका दिल साफ है। बेटी, इस महल में तुम्हारा स्वागत है। हमें तुम पर गर्व है। आप सभी का स्नेह पाकर मैं खुद को भाग्यशाली मानती हूँ। मैं हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलने की कोशिश करूंगी। उधर गांव में जब रूपाली को ये खबर मिली तो वह अंदर ही अंदर जल उठी। उसे ये स्वीकार करना मुश्किल हो रहा था कि नंदिनी को इतना सम्मान मिल रहा है। ये कैसे हो सकता है? नंदिनी जैसी साधारण लड़की को इतना सम्मान मिल रहा है? ये सब मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा। लोग कह रहे हैं कि उसने बहुत बड़ा काम किया है। शायद इसी वजह से उसे इतना मान सम्मान मिल रहा है। नहीं, ये सब झूठ है। मुझे पूरा यकीन है कि इसके पीछे कोई जादू या चाल जरूर है। अगर ऐसा है तो ये बहुत गलत बात है। हमें सच्चाई जाननी चाहिए। मैं सबको बता दूंगी कि उसने ये सब काले जादू से पाया है। सच सामने आकर ही रहेगा। रूपाली, ये सब कहना बंद करो। नंदिनी ने जो भी पाया है वो अपनी सच्चाई और मेहनत से पाया है। रूपाली की बातों से कुछ समय के लिए लोगों के मन में शक पैदा हो गया, लेकिन जल्द ही सच्चाई सामने आने लगी। धीरे धीरे सभी को नंदिनी की असली पहचान समझ में आ गई। नंदिनी ने ये साबित कर दिया है कि सच्ची सुंदरता दिल में होती है, ना कि चेहरे में। मुझे गर्व है कि मैंने सही इंसान को पहचाना। नंदिनी की अच्छाई ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है। मैंने कभी किसी को गलत साबित करने की कोशिश नहीं की। मैं बस अपने दिल की बात सुनती रही और वही करती रही जो सही लगा। आखिरकार सच्चाई की जीत हुई। नंदिनी को वह सब मिला जिसकी वह हकदार थी। आज मुझे गर्व है कि मेरी बेटी ने पूरे गांव को सही राह दिखाई। ये इसकी सच्चाई का ही परिणाम है। नंदिनी, तुमने इस राज्य को एक नई सोच दी है। तुम्हारी कहानी हमेशा लोगों को प्रेरित करती रहेगी। नंदिनी, अगर तुम नहीं होती तो मैं बच भी नहीं पाता और ना ही राजकुमार वीरज बच पाते। तुम्हारी वजह से ही आज हम लोग जिंदा हैं। इसमें आपने भी हमारी बहुत मदद की। अगर आप ना होते तो जादू को तोड़ने में हमें बहुत समय लगता। नंदिनी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें कभी समझने की कोशिश ही नहीं की, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है।
दीदी कोई बात नहीं, अगर हम अपनी गलती से सीख लें तो वही सबसे बड़ी जीत होती है। महल में सबके सामने नंदिनी की सच्चाई उजागर हुई। उसके साहस और दया की चर्चा हर ओर होने लगी। अब लोग उसे अलग अलग नजर से देखने लगे। नंदिनी, तुमने जो साहस और करुणा दिखाई है वो वास्तव में प्रशंसनीय है। तुम्हारे जैसे लोग ही इस राज्य की असली ताकत होते हैं। महाराज, मैंने सिर्फ वही किया जब मुझे सही लगा। मैंने कभी किसी इनाम या सम्मान के बारे में नहीं सोचा था। तुम्हारी सादगी और सच्चाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी खूबसूरती है। आज तुमने हम सबका दिल जीत लिया है। ऐसी निष्ठा और दया आज के समय में बहुत दुर्लभ है। नंदिनी सच में एक आदर्श उदाहरण है। मैंने शुरू से ही महसूस किया था कि नंदिनी बाकी सबसे अलग है। इसका दिल ही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। रूपाली को जब ये सब पता चला तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह शर्मिंदा होकर नंदिनी के सामने आई और उससे माफी मांगने लगी। नंदिनी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैंने हमेशा तुम्हें कम समझा और तुम्हारा मजाक उड़ाया। मुझे माफ कर दो। दीदी, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। मैंने कभी भी अपने दिल में तुम्हारे लिए कोई द्वेष नहीं रखा। तुम कितनी अच्छी हो। मैंने तुम्हें इतना दुख दिया, फिर भी तुम मुझे माफ कर रही हो। गलती हर किसी से होती है, लेकिन उसे स्वीकार करना सबसे बड़ी बात होती है। अगर हम माफ करना सीख जाएं तो दिल हल्का हो जाता है। आज मुझे अपनी दोनों बेटियों पर गर्व है। एक ने अपनी गलती स्वीकार की और दूसरी ने उसे माफ कर दिया। नंदिनी की अच्छाई से प्रभावित होकर राजकुमार आर्यन ने उसके साथ विवाह का निर्णय लिया। नंदिनी, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। तुम्हारी सच्चाई और दया ने मेरे दिल को छू लिया है। ये मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी जिंदगी में ऐसा मोड़ आएगा। हमें इस रिश्ते से बहुत खुशी है। नंदिनी इस राज्य के लिए एक आदर्श रानी साबित होगी। ये विवाह सिर्फ दो लोगों का नहीं, बल्कि सच्चाई और प्रेम का मिलन है। तुम इस राज्य की रानी बनोगी। तुम्हारे जैसी लड़की को खोजने में मुझे कई वर्ष लग जाते। भला हो ऊपर वाले का जो तुम मुझे मिल गई। शादी के बाद नंदिनी रानी बन गई। उसने अपने व्यवहार और सादगी से पूरे राज्य का दिल जीत लिया और लोगों की सोच बदल दी। भोर का समय था और अंजलि एक नदी के पास किसी का इंतजार कर रही होती है। पता नहीं क्यों, पर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मेरा मन बेचैन हो रहा है। अंजलि थोड़ी परेशान रहती है और टहल रही होती है कि तभी थोड़ी ही देर बाद आदित्य, उसका प्रेमी, वहां आ जाता है। माफ करना, मुझे आने में थोड़ी देरी हो गई। अब चलो जल्दी से निकलते हैं इस गांव से। रुको आदित्य, पता नहीं क्यों पर मुझे भागना सही नहीं लग रहा है। ये तुम क्या कह रही हो अंजलि? अगर हम इस गांव से नहीं भागे तो मेरे पिता हम दोनों की शादी कभी नहीं होने देंगे। और ये देखो, मैंने अपने घर से सोने की मुद्राएं भी ले ली हैं। इससे हम एक घर खरीद लेंगे और आराम से अपनी जिंदगी गुजारेंगे। हाँ, पर इतना सोचने का वक्त नहीं है हमारे पास। तुम मुझसे प्यार करती हो ना, शादी करना चाहती हो ना, तो सोचो मत और भाग चलो मेरे साथ। चलो। आदित्य के ऐसा कहते ही अंजलि उसके साथ भाग जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैंने कहा था आपसे कि वो जिस लड़की से प्यार करता है उसे करने दीजिए, लेकिन नहीं। अब देख लिया, हमारा बेटा आदित्य भाग गया। अरे निर्मला, शांत हो जाओ। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं उस जैसी गरीब अनाथ और छोटी जात की लड़की से अपने बेटे की शादी कराता? नहीं, शादी तो उससे वो अब भी नहीं कर सकता। तुम चिंता मत करो निर्मला, मैं वादा करता हूँ तुमसे, हमारा बेटा जरूर आएगा, देख लेना। क्या हम सच में इस गांव में रहेंगे? हाँ, जब मैं 14 साल का था तब मैं अपने पिताजी के साथ इस गांव में आया था। ये गांव और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। तुम्हें पसंद आया? हाँ, गांव तो बहुत अच्छा है, पर अब हम रहेंगे कहाँ?
एक बड़े से घर में रहेंगे। चलो हम इस गांव के दलाल से मिलाते हैं, वो हमें एक से एक घर दिखाएगा। जिसके बाद दोनों दलाल के पास जाने लगते हैं कि तभी एक आदमी अचानक से आकर टकरा जाता है। कैसे चल रहे हो, दिखाई नहीं देता क्या? ओह माफ करना। क्या माफ करना, अभी मैं तुम्हारी वजह से गिर गया। छोड़ो ना आदित्य, कभी कभी हो जाता है ये सब, जाने दो। अंजलि आदित्य को समझाती है और वो दोनों वहाँ से चले जाती हैं और एक मशहूर दलाल के पास पहुँचती हैं। अच्छा हुआ आप सीधे मेरे पास आए, क्योंकि मेरे जैसा बड़ा और अच्छा घर कोई और दलाल दिखा ही नहीं सकता, इसलिए तो मैं इतना मशहूर हूँ। हाँ पता है, इसलिए तो हम तुम्हारे पास आए हैं। अब जल्दी से कोई अच्छा सा घर दिखाओ। हाँ हाँ जरूर, आइए मेरे साथ। ये देखिए, ये घर बहुत ही शानदार है। इस घर में एक बड़ा सा बरामदा और अलग से रसोई, स्नान घर और कम से कम 8 कमरे हैं। हर एक कमरा अच्छे से सजाया हुआ और कलाकृतियों से भरा हुआ है। मेरे घर के सामने तो ये फीका है, पर फिर भी मुझे ये पसंद आया। इस घर की कीमत बताओ। कीमत? इस घर के तो वैसे 50 सोने के सिक्के होते हैं, लेकिन आपके लिए सिर्फ 45 सोने के सिक्के। ठीक है, घर के हिसाब से मुझे कीमत भी सही लग रही है, रुको अभी देता हूँ। जिसके बाद आदित्य सोने की मुद्राएं निकालने के लिए अपनी जेब में हाथ डालता है, लेकिन उसे उसकी सोने की थैली नहीं मिल रही होती है। क्या हो गया आदित्य? पता नहीं अंजलि, पर मैं जो सोने से भरी मुद्राओं की थैली लाया था वो कहीं मिल नहीं रही। क्या कहीं वो रास्ते में ही तो नहीं गिर गई ना? नहीं, रास्ते में वो नहीं गिर सकती, मैंने उसे अच्छे से संभाल के रखा था। लगता है उस आदमी ने मेरी सारी मुद्राएं चुरा ली। तुम्हें याद है ना वो आदमी जो अभी रास्ते में मुझसे टकराया था? जरूर उसी ने मेरी मुद्राएं चुराई हैं। ये तुम दोनों क्या बकवास कर रहे हो? इसका मतलब तुम लोगों के पास धन है ही नहीं खरीदने के लिए। अरे पहले धन देख लेना चाहिए ना, फिर खरीदने आना चाहिए। फालतू में ही मेरा समय बर्बाद कर दिया। ऐसा कहकर वो दलाल वहाँ से चला जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? गांव आते ही सारी मुद्राएं चोरी हो गई। कोई बात नहीं, अपने आप को संभालिए, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा अंजलि? अब हम बिना धन के अब कहाँ रहेंगे और क्या खाएंगे? नहीं, अब जल्दी से मुझे कुछ करना होगा। इस गांव के जमींदार मेरे पिता के अच्छे मित्र हैं, उनसे मदद मांगनी पड़ेगी। जिसकी बात आदित्य और अंजलि दोनों ही गांव के जमींदार के पास जाने लगते हैं और वहां पहुंचकर उन्हें सारी बात विस्तार से बताता है। तुम्हारे साथ जो हुआ उसे सुनकर बुरा लगा, लेकिन मुझे माफ कर देना आदित्य। तुम्हारे पिता मेरे काफी अच्छे मित्र हैं और मैं उनकी हमेशा मदद करूंगा, लेकिन तुमने अपने पिता की बात नहीं मानी और इस अनाथ के साथ भाग आए। अगर मैंने तुम्हारी मदद की तो तुम्हारे पिता विजय सिंह बहुत गुस्सा हो जाएंगे, इसलिए भलाई इसी में है कि तुम अपने घर वापस चले जाओ। वो तुम्हें तुम्हारी नादानी के लिए माफ कर देंगे। नहीं, मैं घर वापस नहीं जा सकता। मैं तो बस यहाँ आपसे मदद की उम्मीद लेकर आया था, लेकिन लगता है आप मेरी मदद नहीं करने वाले हैं। मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं, चलो अंजलि, चलते हैं यहाँ से। अब क्या करेंगे हम आदित्य? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। लगता है अब मुझे कोई काम ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। यहाँ जो भी मुझे पहचानते हैं वो मेरी मदद नहीं करेंगे, क्योंकि सभी मेरे पिता की इज्जत करते हैं और उनकी हर बात मानते हैं। इसलिए किसी ऐसे के पास जाना होगा जो मुझे ना पहचानता हो। जिसकी बाद आदित्य काम ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाता है और अंजलि उस पेड़ के नीचे आदित्य का इंतजार करने लगती है और काफी समय बीत जाता है। ये क्या, लगता है बारिश होने वाली है।
आदित्य तो अभी तक आया नहीं। उम्मीद है उसे कोई अच्छा सा काम मिल गया होगा। तभी आदित्य चलकर अंजलि के पास आता है। क्या बात है आदित्य, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? काम नहीं मिला क्या? नहीं मिला, पता नहीं कैसे, पर सबको शायद मेरे बारे में पता चल गया है। हो ना हो पिताजी ने ही ये सब किया होगा ताकि मैं घर वापस आ जाऊं। तो अब हम क्या करें आदित्य? तुम चिंता मत करो अंजलि, बस आज भर कैसे भी करके ये दिन गुजार लो। कल से मैं एक मजदूर का काम करूंगा और एक छोटा सा घर किराए पर ले लेंगे हम। क्या कहा? मजदूरी करोगे? पर तुम्हें तो इन सब की आदत ही नहीं है। हाँ नहीं है, पर मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। ये सब मेरी ही वजह से हो रहा है। काश कि मैं तुम्हारी जिंदगी में कभी आई ही नहीं होती, तो आज तुम एक अच्छी जिंदगी जी रही होती, अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जिंदगी। नहीं अंजलि, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं ही गलत गांव में आ गया। यहाँ मेरे पिता के बहुत से जान पहचान वाले हैं, जिस वजह से हमें ये सब झेलना पड़ रहा है। पर तुम चिंता मत करना, 1 महीने में ही हम बहुत दूर किसी बड़े और अच्छे गांव में चले जाएंगे, जहाँ मेरे पिता की परछाई भी ना पहुँच सके। क्या बात है मालिक, आपने इतने दिनों बाद याद किया। लगता है कोई गंभीर बात है, बताइए मुझे क्या करना है। रंगा, तुम मेरे बहुत ही भरोसेमंद साथी हो, इसलिए मैं तुम्हें ये काम सौंप रहा हूँ। जाओ, जाकर मेरे बेटे आदित्य को लेकर आओ, लेकिन याद रहे कुछ ऐसा करो कि आदित्य उस लड़की को छोड़कर खुद चलकर मेरे पास आए। समझ गए ना? जी मालिक, आपका काम हो जाएगा। ये देखो, तुमने जितनी कीमत बताई उस हिसाब से बस यही घर मिल सकता है किराए पर याद रखना समय समय पर किराया देना होगा, नहीं तो मैं कोई रहम नहीं दिखाऊंगा, सीधे बाहर कर दूंगा। आप किराए की चिंता मत कीजिए, मैं समय पर ही दे दूंगा। दलाल वहाँ से चला जाता है और आदित्य और अंजलि दोनों उस झोंपड़ी के अंदर चले जाते हैं। मुझे माफ कर देना अंजलि, मैं तुम्हें एक अच्छे से घर में भी नहीं रख पा रहा हूँ। अब हमें इसी टूटी फूटी झोपड़ी में रहना पड़ेगा। दिल छोटा मत करो आदित्य, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मुझे ऐसी जगह में रहने की आदत है, लेकिन तुम्हें नहीं है। मेरी वजह से तुम्हें ऐसी जगह में रहना पड़ रहा है। अच्छा, अब मैं काम पर चलता हूँ, आते वक्त सब्जियाँ लेते आऊंगा। तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है ना? ऐसा कहकर आदित्य काम के लिए निकल पड़ता है और अंजलि भी घर की साफ सफाई करने लगती है। दिन ढलने के बाद शाम हो जाती है और अंजलि घर के बाहर आदित्य का इंतजार कर रही होती है। लगता है आदित्य को चंद पैसों के लिए कुछ ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ रही है। अब रात होने वाली है और आदित्य अभी तक नहीं आया। कोई है? अरे कोई है क्या? इस अंधे की मदद करो, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है। लगता है ये अपने घर जाना चाहते हैं, लेकिन बेचारे अंधे हैं, मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। आपको कहाँ जाना है भैया, मुझे बताइए, मैं आपको छोड़ाऊंगी। क्या तुम सच कह रही हो बहन? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया इस अंधे की मदद करने के लिए। जिसके बाद अंजलि रंगा का हाथ पकड़ लेती है सहारे के लिए और उसे ले जाने लगती है। तभी पीछे से आदित्य आ रहा होता है और वो ये देख लेता है। ये क्या? ये अंजलि किसी पराये मर्द का हाथ पकड़ के कहाँ जा रही है? मुझे जाकर देखना चाहिए। जिसके बाद आदित्य अंजलि का पीछा करने लगता है और वह एक जंगल के पास पहुंच जाता है। मुझे इस जंगल से सुंदर सुंदर फूलों की खुशबू आ रही है। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं अपनी प्रेमिका के साथ रोज इसी जगह मिला करता था। क्या आपकी भी कोई प्रेमिका थी? हाँ,
पर अफसोस वो मुझसे सिर्फ जायदाद के लिए शादी करना चाहती थी। उसका प्रेमी तो कोई और ही था। उन दोनों ने मिलकर मुझे फंसाने की कोशिश की। लगता है आपके साथ बहुत गलत हुआ है। अरे ये आदित्य इतनी दूर से हमारा पीछा क्यों कर रहा है? ऐसे में तो इसे कुछ सुनाई ही नहीं देगा। ये दोनों आखिर क्या बातें कर रहे हैं? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। थोड़ा नजदीक जाना पड़ेगा। लगता है वो नजदीक आ रहा है। यही समय है बोलने का। मैं एक ठाकुर का बेटा हूँ और उसके लिए मैंने अपना घर छोड़ा था। पर तुम्हें पता है, एक दिन मैंने अपनी प्रेमिका को किसी पराये मर्द के साथ जाते हुए देख लिया। तब मेरी आंखें हुआ करती थीं, पर जब मैंने उसका पीछा किया तो पता है वो दोनों क्या बात कर रहे थे? आपने उनकी सारी बातें सुनी? क्या बातें कर रहे थे वो दोनों? यही कि हाँ, यहाँ से मुझे अब थोड़ा थोड़ा सुनाई दे रहा है। आखिरकार वो नजदीक आ ही गया। अब देख अंजलि, मैं तुझे कैसे अपने जाल में फंसाता हूँ। क्या हो गया? आप चुप क्यों हो गए? माफ करना, वो मैं बता रहा था कि देखो, हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। तुम्हें तो पता ही है, लेकिन मैं भी गरीब ही था। हमें पैसे चाहिए थे, जिस वजह से तुमने उस ठाकुर के बेटे से झूठे प्यार का नाटक किया और उसे अपनी बहकी बहकी बातों में फंसाया। और अब उसने अपना घर छोड़ दिया है। अब वो भी गरीब हो चुका है। अब उसके साथ रहने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए उसे छोड़ दो और मेरे साथ चलो। आदित्य रंगा की ये बात सुनते ही सामने आ जाता है और गुस्से से कहता है चिल्लाते हुए, मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी अंजलि। मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था, तुम्हारे लिए अपना घर तक छोड़ दिया और तुम मुझे धोखा दे रही थी। अरे आदित्य, तुम और यहाँ? हाँ, मैं यहाँ। मैंने तुम्हें एक पराये मर्द के हाथ में हाथ डालकर कहीं जाते हुए देखा तो पीछा करने लगा। अच्छा हुआ मैंने तुम्हारा पीछा किया, नहीं तो मुझे तुम्हारी असलियत का कभी पता ही नहीं चलता। नहीं आदित्य, तुम जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। ये तो अंधे हैं और अपनी प्रेमिका के बारे में बता रहे थे कि कैसे। ये तुम क्या कह रही हो अंजलि? मुझे अंधा क्यों बना रही हो? मैंने कहा ना, अब इसके साथ रहने का कोई मतलब नहीं है। तो अब ये नाटक बंद करो और चलो मेरे साथ। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? बकवास ये नहीं, बकवास तुम कर रही हो। मुझे क्या पागल समझा है? साफ साफ दिख रहा है कि ये अंधा नहीं है। अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। मैं ही पागल था जो तुमसे प्यार कर बैठा। जाओ, अब मैंने तुम्हें आजाद किया, निकल जाओ मेरी जिंदगी से। नहीं रुको आदित्य, ये जरूर तुम्हारे पिता की बिछाई कोई साजिश है। मैं तुमसे सच्चा प्रेम करती हूँ, मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ। मेरे पिता बिल्कुल सच कहा करते थे कि शादी हमेशा अपनी हैसियत वालों से करनी चाहिए, क्योंकि गरीब लोग पैसों के लिए ही शादी करते हैं, ना कि प्यार के लिए। पर अफसोस मैंने उनकी बात नहीं मानी। जिसके बाद आदित्य वहाँ से गुस्से से चला जाता है और मुड़कर कभी नहीं देखता। मालिक, मालिक, वो छोटे मालिक घर वापस आ रहे हैं। मैंने अभी उनको इसी ओर आते हुए देखा। क्या? मेरा बेटा वापस आ रहा है? मैंने कहा था ना निर्मला, आदित्य घर जरूर आएगा। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने आपकी बात नहीं मानी। आप सही कहते थे, इन छोटी जात के गरीब लोगों से हमें कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए। ये सिर्फ पैसों के लिए ही रिश्ते जोड़ते हैं। चलो देर से ही सही, कम से कम मेरे बेटे को अकल तो आई। आखिर तू आ ही गया मेरे लाल। तुझे पता है तेरे जाने के बाद मेरे दिल पे क्या गुजरी थी? अब कभी छोड़ के तो नहीं जाएगा ना अपनी माँ को? अरे कहीं नहीं जाएगा तुम्हारा लाल, अब इसी घर में रहेगा। और आदित्य बेटा, तो चिंता मत करना, मैं कल ही अपने मित्र से बात करता हूँ। उसकी बेटी और काव्या, तुम बचपन के दोस्त हो ना, वो तुमसे प्यार करेगी, ना कि तुम्हारे पैसों से। जी पिताजी, जैसा आप कहें। आखिर तुम्हारी दिक्कत क्या है? तुम्हें जो करना था वो तो कर दिया है तुमने। मेरी और आदित्य के बीच
दरार लगाकर, फिर मुझे अब ऐसी रस्सी से बांधकर क्यों रखा है? ताकि तुम गलती से भी आदित्य के पास ना चली जाओ और कहीं आदित्य का मन ना बदल जाए। ठाकुर जी बहुत जल्द आदित्य की शादी किसी और लड़की से कराने वाले हैं। जब तक उन दोनों की शादी नहीं हो जाती है, ठाकुर जी ने मुझे तुम्हें यहीं बांध कर रखने को बोला है। क्या कहा? आदित्य की शादी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। छोड़ो मुझे, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। छोड़ो। माफ करना लड़की, पर अब तुम कहीं नहीं जा सकती। आखिरकार तुम मुझसे शादी करने के लिए मान गए आदित्य। जब मैंने ये सुना कि तुम अंजलि के साथ भाग गए तो मुझे लगा कि अब शायद मैं तुमसे कभी नहीं मिल पाऊंगी। काव्या आदित्य से बात करती है, लेकिन आदित्य के कानों में उसकी बातें मानो जा ही नहीं रही थी। वो तो अपनी ही दुनिया में जैसे खोया हुआ है। आदित्य, आदित्य। हाँ हाँ, क्या हुआ? अरे काव्या, तुम यहाँ कब आई? जब तुम अपने में ही खोए हुए थे, अभी तक अंजलि को याद कर रहे हो, उसे भुला नहीं पा रहे। ये तुम कैसी बात कर रही हो काव्या? मैं भला उस लालची धोखेबाज को क्यों याद करता फिरूंगा? इंसान चाहे कितनी भी झूठ बोलने की कोशिश करे, उसकी आंखें सब बता देती हैं। खैर, मैं तो तुम्हें यहाँ ये बताने आई थी कि हम दोनों की शादी इसी सोमवार के दिन तय हो गई है। तुम इस शादी से खुश तो हो ना? अरे हाँ हाँ काव्या, मैं इस शादी से बहुत बहुत खुश हूँ। अच्छा लगा सुन के। चलो अब मैं चलती हूँ। जिसके बाद काव्या वहाँ से चली जाती है और थोड़ी ही देर बाद रात हो जाती है। ठाकुर विजय सिंह आधी रात कई चुपके से घर से निकलते हैं और बाहर थोड़ी ही दूर में रंगा वहां खड़ा होता है, जिसे वो मिलने जाते हैं। अरे मूर्ख, तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे तो अंजलि के पास होना चाहिए, कहीं वो भाग तो नहीं गई? नहीं मालिक, वो कहीं भागी नहीं है, उसकी चिंता आप मत कीजिए। मैं तो यहाँ थोड़ा धन मांगने आया हूँ। पता नहीं और कब तक मुझे उस अंजलि को बांध कर रखना पड़ेगा। खाने पीने का खर्चा तो चाहिए होगा ना मालिक? हाँ ये लो, ये थोड़ा धन है, इसमें तुम्हारा गुजारा आराम से हो जाएगा और उसे रखने की चिंता मत करो। ज्यादा दिन नहीं, बस इसी सोमवार तक उसे रखना है, फिर आदित्य की शादी काव्या से हो जाएगी और फिर उसे छोड़ देना। धन्यवाद मालिक। वैसे मानना पड़ेगा, क्या मूर्ख बनाया है आपने अपने बेटे को। उसे तो अभी तक लग रहा होगा कि अंजलि ने उसे धोखा दिया है और मेरे साथ कहीं भाग गई होगी, जबकि ये सब तो बस एक नाटक था उसे फंसाने के लिए। वो अब ठीक तो है ना? कहीं उस दिन के बाद से वो रो तो नहीं रहा ना? वो मेरा बेटा है, ठाकुर विजय सिंह का। एक लड़की के लिए वो कभी नहीं रोएगा। अब तुम जाओ और अंजलि को शादी से पहले छोड़ना नहीं, समझ गए ना? जिसके बाद रंगा वहाँ से चला जाता है और ठाकुर विजय सिंह भी अपने घर जाने लगता है। ये क्या, तुम सब अभी तक जागे हुए हो, सोए नहीं? आप हमारे सोने की चिंता मत कीजिए पिताजी, और बस ये बताइए कि आपने ऐसा क्यों किया? क्यों मेरे और अंजलि के बीच गलतफहमियां पैदा करवाई? अच्छा, तो तुम्हें सब पता चल गया, पर कैसे? मैंने बताया आदित्य को। जब आप बाहर जा रहे थे तब मैंने आपका पीछा किया और आपकी और उस आदमी के बीच की सारी बातें सुन ली। काव्या बेटी, तूने क्या किया ये? क्या तुम आदित्य से शादी नहीं करना चाहती? मैं आदित्य से सच्चा प्रेम करती हूँ और मैं आदित्य से शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मैं कभी आदित्य को उदास देखना नहीं चाहती। वो मुझसे नहीं, अंजलि से प्यार करता है, तो भला मैं उन दोनों के बीच कैसे आ सकती हूँ? पिताजी, आपने जो किया उसकी कोई माफी नहीं है। मैं जा रहा हूँ अपनी अंजलि के पास। पर कहाँ? क्या तुम्हें पता है अंजलि कहाँ है? वो मेरे पास है, बिल्कुल महफूज। लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी और जिससे मैं चाहता हूँ उससे शादी नहीं की, तो अंजलि की जान भी जा सकती है। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं बिल्कुल कर सकता हूँ।
पर मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। अगर तुम इससे शादी नहीं करोगी तो कोई और करेगा, लेकिन इसकी शादी मेरे पसंद की लड़की से ही होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा कहकर ठाकुर विजय सिंह वहां से गुस्से से चला जाता है। ये देखो लड़की, मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ, इसे खा लो। खा लो? पर कैसे? मेरे हाथ तो बंधे हुए हैं। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, पर क्या कर सकते हैं, मैं तुम्हें खोल भी तो नहीं सकता, कहीं तुम भाग गई तो। क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि मैं आपके होते हुए यहाँ से भाग सकती हूँ? क्या आपको अपनी मर्दानगी में भरोसा नहीं है कि आप किसी लड़की को भागने से रोक सके? क्या कहा तूने? लड़की अपनी औकात में रहे। तुझे क्या लगता है कि मैं तुझ जैसी एक कमजोर नाजुक लड़की से डरता हूँ? लगता है तू मुझे अब तक पहचान नहीं पाई है। अगर नहीं डरते तो खोल क्यों नहीं देते हो? अंजलि के ऐसा कहते ही रंगा गुस्से में आ गया और खाने को रखकर अंजलि के हाथ खोल देता है। ये ले लड़की, खोल दिए तेरे हाथ, लेकिन याद रहे जैसे ही खाना खत्म होगा मैं फिर से तुझे बांध दूंगा, और अब जल्दी जल्दी खाना शुरू कर। जिसके बाद अंजलि जल्दी जल्दी खाना खाने लगती है और खाना खत्म होते ही, ये लो खाना खत्म हो गया, पर हाथ धोने के लिए पानी मिल जाता तो। हाँ, अभी लेकर आता हूँ। यही मौका है, मुझे अब जल्दी से यहाँ से भागना होगा, नहीं तो आदित्य की शादी किसी और लड़की के साथ हो जाएगी। ऐसा कहते ही अंजलि सामने जमीन पर पड़ी एक डंडे को उठाती है और एक तरफ खड़ी हो जाती है, और जैसे ही रंगा पानी लेकर अंदर आता है, अंजलि उसके सर में जोर से वो डंडा मार देती है, जिससे रंगा बेहोश हो जाता है और गिर पड़ता है। मुझे अब जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। ऐसा कहकर अंजलि वहाँ से तेजी से भागने लगती है। ये क्या? उस लड़की को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे सिर पर मारने की? वो तो अच्छा हुआ उसका हमला कमजोर था, अब जल्दी से पकड़ना होगा, इससे पहले कि वो आदित्य के पास चली जाए। जिसके बाद रंगा उठ खड़ा होता है और अंजलि को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ता है। अंजलि, अंजलि कहाँ हो? जल्दी से मेरे पास आओ, नहीं तो अगर मैंने पकड़ लिया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अरे ये क्या? ये तो रंगा की आवाज है। ये इंसान है या क्या है? मैंने तो इसे डंडे से बेहोश कर दिया था, तो ये होश में कैसे आ गया? मुझे जल्दी से भागना होगा। ऐसा कहकर अंजलि तेजी से भागने लगती है और अचानक से एक आदमी से टकरा जाती है। आदित्य तुम? अंजलि तुम? अच्छा हुआ आदित्य तुम मुझे यहीं मिल गए। मेरे पीछे वो आदमी पड़ा हुआ है, उसने मुझे बांध कर रखा था। जैसे तैसे मैं भाग आई हूँ। वो आदमी हम दोनों को अलग करना चाहता है। मैं तुमसे प्रेम करती हूँ आदित्य, मेरा विश्वास करो, उस आदमी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये क्या? मालिक आप और आदित्य भी, आप दोनों यहाँ? अरे मूर्ख, एक लड़की तक नहीं संभाली जाती तुझसे। हम तो इस गांव में मेरे दोस्त जो यहाँ का जमींदार है उसे शादी का न्योता देने जा रहे थे। देखा आदित्य, तुम्हारे पिताजी और ये आदमी एक दूसरे से मिले हुए हैं। शांत हो जाओ अंजलि, शांत हो जाओ। मुझे पता है कि ये सारी साजिशें मेरे पिता ने ही रची हैं। मुझे माफ कर देना अंजलि कि मैंने तुम पर शक किया, तुम्हारी बातों पर भरोसा ही नहीं किया। पर अब बहुत हो गया, चलो चलते हैं यहाँ से दूर, किसी और जगह जहाँ इन लोगों की परछाई तक न पहुँचे। रुक जाओ आदित्य, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। माफ कीजिएगा पिताजी, पर अब मैं कोई छोटा बच्चा नहीं रहा जो आपकी हर बात मानेगा। अब मैं बड़ा हो चुका हूँ और खुद के फैसले लेने अच्छे से जानता हूँ। क्या तू अब एक लड़की के लिए अपने बाप को छोड़कर चला जाएगा? हाँ, बिल्कुल चला जाऊंगा। आप जैसी छोटी सोच वाले आदमी के साथ मुझे वैसे भी नहीं रहना है। अंजलि इतनी समझदार है, खाना बनाना भी जानती है और इसे पैसों का लालच भी नहीं है और मुझसे सच्चा प्यार करती है। लेकिन आपको इसके इतने सारे गुण छोड़कर बस इसकी जात दिखती है। ये अनाथ है और ये गरीब है, बस यही दिखता है आपको।
जबकि शादी करके ये मेरे घर आएगी, ना कि मैं इसके घर। तो इसके गरीब होने से क्या दिक्कत है आपको? सही कहा मेरे बेटे, तूने बिल्कुल उचित कहा। मैं ही मूर्ख था जो इस बात को समझ नहीं पाया। मुझे माफ कर दे आदित्य, तेरा पिता तेरे सामने हाथ जोड़ता है। घर चल आदित्य, घर चल, मैं कराऊंगा तुम दोनों की शादी। क्या आप सच कह रहे हैं पिताजी? आप हम दोनों की शादी कराने के लिए तैयार हैं? अगर मेरे बेटे की खुशी इसी में है तो क्यों नहीं। चल अब चलते हैं, तेरी माँ तेरा इंतजार कर रही होगी। ठाकुर विजय सिंह उन दोनों के रिश्ते के लिए तैयार हो जाता है और आदित्य और अंजलि को अपने साथ अपने घर ले जाता है। आखिरकार आप इनकी शादी के लिए मान ही गए। मैं तो आपको पहले ही कह रही थी इन दोनों की शादी करा देते हैं, लेकिन आप हैं कि सुन ही नहीं रहे थे। माफ करना निर्मला। काव्या बेटी, जाओ इसे इसके कमरे में लेकर जाओ, बेचारी थक गई होगी। ठाकुर के ऐसा कहते ही काव्या अंजलि को उसके कमरे में लेके चली जाती है। अंजलि, मुझे खुशी है कि तुम बिल्कुल सही सलामत हो। वैसे तो मेरी और आदित्य की शादी होने वाली थी, लेकिन आदित्य को ये शादी जबरदस्ती करनी पड़ रही थी। लेकिन अब क्योंकि तुम आ चुकी हो तो अब तुम दोनों की शादी होगी। खुश तो हो ना तुम? मैं तो बहुत खुश हूँ, इतनी खुश कि बता नहीं सकती। अरे ससुर जी, आप और यहाँ? हाँ बेटी, मैं तो यहाँ बस तुमसे माफी मांगने के लिए आया हूँ। कोई बात नहीं ससुर जी, मैंने तो आपको कब का माफ कर दिया है। उल्टा मैं तो आज बहुत खुश हूँ कि आपने हमारे रिश्ते के लिए हाँ कर दी। ये तो तुम्हारा बड़प्पन है बेटी। ये लो शरबत पी लो, तुम थक गई हो ना। ठाकुर बड़े प्यार और स्नेह से अंजलि के लिए शरबत लाता है और अंजलि को दे देता है। अंजलि उस शरबत को जैसे ही पीती है, मेरा गला अचानक से दर्द करने लगा। अंजलि तुम्हें क्या हो गया? ये आपने क्या मिलाया था इस शरबत में? जहर। क्या हुआ काव्या, तुम चिल्लाई? अंजलि को क्या हो गया? अच्छा हुआ आदित्य तुम आ गए। तुम्हारे इस दुष्ट पिता ने अंजलि की शरबत में जहर मिला दिया था, जिसे अंजलि पी गई। क्या कहा? जहर? हाँ जहर। तुम दोनों को क्या लगा कि तुम दोनों की शादी सच में करा दूंगा? नहीं, तुम्हें भले ही मेरी कुल के मान मर्यादा की कोई चिंता नहीं, लेकिन मुझे है। मैं इस लड़की को अपने घर की बहू कभी नहीं बना सकता, इसलिए मैंने इसे मार दिया ताकि तुम इसके पीछे पीछे घर ना छोड़ दो। अब तो तुम्हें मेरे पसंद की लड़की से ही शादी करनी होगी आदित्य। वाह पिताजी वाह, मैं तो मान गया आपको। मुझे ये तो पता था कि आप गिरे हुए छोटी सोच के इंसान हो, लेकिन इतने गिरे हुए हो ये नहीं पता था। आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं अंजलि के अलावा किसी और से शादी करने के बारे में सोच सकता हूँ? मैं तो उसके बिना जीने का भी नहीं सोच सकता। ऐसा कहते ही आदित्य उस जहर वाली शरबत को उठा लेता है और एक ही घूंट में सारा पी जाता है। नहीं आदित्य। नहीं बेटा, ये तूने क्या कर दिया? क्या किया तूने ये? आपको अब खुशी तो मिली होगी ना पिताजी? अब ना रहूंगा मैं और ना रहेगी ये मान मर्यादा की चिंता। शायद मैं इस कुल में जन्म लेने के योग्य ही नहीं था। काश मैं किसी गरीब परिवार में ही पैदा हुआ होता, तो आज मैं और अंजलि साथ साथ एक अच्छी और शांत जिंदगी जी पाते। लेकिन लगता है भगवान की मर्जी कुछ और ही थी। अलविदा पिताजी। नहीं आदित्य बेटा। ये क्या हो गया मुझसे? आदित्य अंजलि से बेहद प्रेम करता था। उसके सच्चे प्रेम के कारण उसने अपनी ही जान ले ली और दोनों हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई। और आदित्य के साथ ही उस घर की कुल को आगे बढ़ाने वाला चिराग भी समाप्त हो गया।